विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में आज सबसे पहले बात करेंगे भारत के तेवर की। आज हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की धरती पर पाकिस्तान के सीने पर शब्दों के तीर चलाए। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ सामने बैठे देखते रहे। उसी वक्त राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर भारत का जीरो टॉलरेंस दोहराया और जिक्र किया उस ऑपरेशन का जिसने आतंकी ठिकानों को निस्त नाबूद कर दिया था पाकिस्तान में। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र चीन में हुआ और नाम सुनते ही पाकिस्तान की पेशानी पर बल पड़ गए, क्योंकि ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये संदेश था भारत का कि अब भारत सहता नहीं, करारा जवाब देता, और वो भी दुश्मन के घर में घुसकर। बताएंगे आपको उस साहसिक बयान का अर्थ जिसने एससीओ के मन से भारत के आत्मबल की कहानी कह दी है। दूसरी खबर दिलजीत दोसांझ से जुड़ी। दिलजीत दोसांझ की अपकमिंग फिल्म सरदार जी 3 इस वक्त विवादों के घेरे में है। इसके पीछे की वजह फिल्म में नजर आने वाली पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर है। क्या पैसा, करियर और ग्लैमर देश के जज्बातों से भी ऊपर हो गए? क्योंकि आज सवाल सिनेमा का नहीं, सिद्धांत का है, और बहस कलाकार की नहीं बल्कि कर्तव्य की है। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक फिल्म थी या भावनाओं की अनदेखी का ट्रेलर? क्या देश हित से ऊपर कोई स्टारडम हो सकता है क्या? खबर के इस पहलू पर आपको अपडेट देंगे। तीसरी खबर देश में छिपे गद्दार की। आज की सबसे चौंकाने वाली खबर दिल्ली से आई। नौसेना भवन, जहां से देश की समुद्री शक्ति को दिशा मिलती है, वहीं से एक नाम सामने आया, विशाल यादव। राजस्थान इंटेलिजेंस ने यूडीसी कर्मचारी को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। विशाल एक पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में था। भारत की रक्षा सूचनाओं से पैसा बनाने के काम में लगे विशाल को लेकर यह भी जानकारी मिली है कि इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाई हैं। ये खबर बता रही है कि अभी भी बहुत से भीतर घाती भारत में छिपे हुए हैं। इस पर भी आपको अपडेट देंगे। और आखिर में बात उत्तर प्रदेश के कथा कांड की करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के कथावाचकों को लेकर विवाद छिड़ गया है। अब सियासी संग्राम में ये बदलता दिखाई दे रहा है। एक वीडियो वायरल होता है, कथावाचकों पर गंभीर आरोप लगते हैं और फिर शुरू होता है राजनीतिक बवाल। क्या ये मामला वाकई ठगी और धोखाधड़ी का है या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? पुलिस को फटकार लगाई गई, अखिलेश यादव की बयानबाजी आती रही और इस बीच सीएम योगी ने सख्ती के आदेश दे दिए हैं। सच्चाई क्या है आखिर, बताएंगे आपको। लेकिन चलिए सबसे पहले बात भारत की उस हुंकार की करने जा रहे हैं जिसने चीन की धरती पर पाकिस्तान को और आतंक परस्त चीन को भी बड़ा संदेश दे दिया है। सबसे पहले बात इसकी। India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. Epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy. There should be no place for such double standards. Yes, you should not hesitate to criticize such nations. पाकिस्तान दुनिया के हर देश में जाकर ये कोशिश कर रहा है कि कैसे भी कोई भी भारत से बात करा दे, और एससीओ समिट के दौरान भी पाकिस्तान ने ये कोशिश की और इसमें साथ देने की कोशिश चीन ने की, जो पाक परस्त दिखाई देता है, चीन के साथ खड़ा दिखाई देता है। लेकिन इन तमाम कोशिशों को भारत के रक्षा मंत्री ने ध्वस्त कर दिया। दरअसल यहाँ कोशिश ये थी कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर बहुत मुखर होकर बोल ना पाए। पूरी दुनिया के सामने जो मैसेज भारत देता आ रहा है उससे रोकने की ये जो साजिश थी, इसे रक्षा मंत्री ने एससीओ समिट के दौरान समझ भी लिया और उसी धरती से, चीन की धरती से ही चीन और पाकिस्तान को कैसे पटकनी दी है अब आपको बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि आपको बताया कि जब इस तरह के कोई समिट्स होते हैं तो एक साझा बयान जारी किया जाता है जिसमें सभी देशों के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन ये तस्वीर जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तस्वीर दीजिएगा, ये देखिए, ये बैठे हैं हमारे रक्षा मंत्री और इन्होंने जब ये पेपर पढ़ा
जो संयुक्त बयान का था, देखिए ये कलम रख दी है उन्होंने, ये जो कलम रखी है इसने बता दिया है कि हम किसी भी ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले जहां हमारी जो नीति है उससे इतर कुछ लिखा हो, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की प्लानिंग तो यही थी, प्लानिंग यही थी कि भारत इसका हिस्सा बन जाए और आतंक को लेकर जैसे बात करता है या जैसे सवाल करता है पाकिस्तान से, वो सवाल ना कर पाइए। लेकिन देखिए पेन कैसे रख दिए रक्षा मंत्री ने, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं संयुक्त बयान से, भारत ने कैसे किनारा कर लिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस वक्त की तस्वीर बताती है एससीओ समिट की कि भारत यहां पर लगातार कड़ा रुख मेंटेन रखता है और वो अपनी कहीं ना कहीं जो अपना प्रण है उससे पीछे नहीं हटने वाला है। जरा आपको बताते हुआ क्या है, भारत ने बयान से किनारा क्यों किया ये जान लीजिए। एससीओ समिट में भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया, संयुक्त बयान पर रक्षा मंत्री ने हस्ताक्षर नहीं किए, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। संयुक्त बयान पर भारत ने आपत्ति दर्ज की है, दस्तावेज में आखिर क्या नहीं था इसकी कोई जानकारी पहले नहीं साझा की गई थी। संयुक्त बयान से भारत का रुख कमजोर होता है ये सूत्र हमें बता रहे हैं, और दस्तावेज में पहलगाम अटैक का जिक्र नहीं था, ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिली है। क्या ड्रैगन एससीओ समिट में कोई चाल चल रहा था, प्रश्न यही है। क्या पाकिस्तान इन्फ्लुएंस से तैयार हुआ था ये संयुक्त बयान जिसपे चीन ये चाह रहा था कि भारत भी हस्ताक्षर कर दे। समिट की मेजबानी क्योंकि चीन कर रहा था और ऐसे में दस्तावेज को ड्राफ्ट करने में मेजबान देश की अहम भूमिका होती है। चीन के पाक प्रेम वाले खेल को राजनाथ सिंह ने सीधे सीधे नाकाम कर दिया और उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया, यानी सीधे मैसेजिंग उन्होंने कर दी कि हम ऐसे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जहां भारत की नीतियों को कहीं ना कहीं ताक पर रखकर पाकिस्तान के इशारे पर उसे तैयार किया गया है। लेकिन राजनाथ सिंह ने उस मंच से क्लियर संदेश भी दिया। क्या संदेश दिया जरा आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो दोहराई गई है उस मंच से। आतंकी हमला हुआ तो घुसकर मारेंगे, ये भी कहा गया। पाकिस्तान आतंकियों का मददगार है, ये हमने ग्लोबली उस मंच से कहा है जहां पे और देशों के रक्षा मंत्रियों की मौजूदगी थी। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने हैं और आतंकी पाकिस्तान में भी अब नहीं छिप सकेंगे क्योंकि भारत अटैक कर देगा अगर हमारे ऊपर कुछ होता है तो। आतंक के मददगारों से कोई बात नहीं होगी, आतंकवाद के खिलाफ सबको साथ आना होगा, सभी देशों को साथ आना होगा आतंकवाद के खिलाफ, ये भारत अलग अलग मोर्चों पर कहता रहा है। और इस एससीओ समिट के दौरान भी यहां पर रक्षा मंत्री ने ये बात दोहराई है। अब जरा अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, तस्वीर दीजिए। ये देखिए किंगडाओ में एससीओ समिट में जब रक्षा मंत्री पहुंचे थे तो पूरा डेलीगेशन स्वागत के लिए कैसे पहुंचा था ये तस्वीर में आप देख रहे हैं। यहां रक्षा मंत्री पहुंचते और तमाम देशों के जो रक्षा मंत्री हैं वो मौजूद थे। चीन के रक्षा मंत्री ने सबसे पहले मुलाकात की थी और एससीओ समिट में कोशिश यही थी, चीन की कोशिश यही थी कि पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ रुख बदला जाए, लेकिन भारत का रुख न कोई बदल सका है न कोई बदल सकेगा। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, और ये चीन के रक्षा मंत्री के साथ यहां जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो राजनाथ सिंह ने आतंक परस्तों को कैसे घेरा इस मंच से, चलिए ये जानकारी आपको दे देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ समिट में शामिल हुए थे और शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों को उन्होंने संबोधित भी किया। पहलगाम आतंकी हमले पर बहुत आक्रामक दिखाई दिए हमारे रक्षा मंत्री। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन्होंने पाकिस्तान को भी इसी मंच से घेरा, चीन के पाकिस्तान प्रेम पर भी जमकर प्रहार किया है। आतंकवाद को मानवता के लिए उन्होंने खतरा बताया। आतंकवाद के खिलाफ एससीओ सदस्यों को उन्होंने एकजुट होने की भी अपील की है। शांति, स्थिरता और एकता पर रक्षा मंत्री का जोर रहा है, ये उनकी तरफ से बड़ी बातें कही गई। लेकिन चीन में जब रक्षा मंत्री पहुंचे एससीओ समिट में तो उन्होंने उसी मंच से 3 बड़े मैसेज दिए, 3 बड़े संदेश दे दिए हैं, और ये संदेश चीन को भी था, पाकिस्तान को भी था, और क्या संदेश था दुनिया को भी। चलिए जल्दी से जानकारी आपको देते हैं, आपको बताते हैं। पाकिस्तान पर सबसे पहले वार रक्षा मंत्री ने किया, आतंकवाद के प्रायोजकों को यहाँ पर जवाबदेहों को हराना होगा, ये सीधे कहा है, जवाबदेह ठहराना होगा आतंक के प्रायोजकों को, पाकिस्तान को, ये सीधा सीधा संदेश। चीन पर कैसे प्रहार किया ये जान लीजिए। आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, ये कह दिया। और भारत का रुख भी उन्होंने ग्लोबली पूरी दुनिया को बताया है कि आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम उसे ही फॉलो करेंगे, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा है। सुनिए क्या कुछ कहा था उन्होंने एससीओ समिट में। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences.
Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. Yes, you should not hesitate to criticize such nations. आपने इस बीच आपको बताया कि पाकिस्तान पर सीधा प्रहार रक्षा मंत्री ने किया है मौके पे, और उन्होंने क्लियर बता दिया है कि हम बिल्कुल भी किसी मोर्चे पर पाकिस्तान को लेकर अगर कोई बहुत सहयोग करने की कोशिश करता है, समर्थन करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा बिल्कुल क्लियर मैसेज है। क्या कहा है, चलिए फटाफट आपको जानकारी दे देते हैं। सीधा प्रहार कैसे किया है, क्योंकि पाकिस्तान का जो सरकार पाकिस्तान की है और पाकिस्तानी आतंकियों का जो गठजोड़ है उसको भी एक्सपोज किया रक्षा मंत्री ने। एससीओ समिट में पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने बेगुनाह पर्यटकों को मारा, ये बताया रक्षा मंत्री ने। एक नेपाली नागरिक समेत 26 लोगों की हत्या हुई है। धार्मिक पहचान के आधार पर गोली मारी गई। लश्कर तैयबा के मुखौटे टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, रक्षा मंत्री ने उस मंच से बताया। भारत ने रक्षा के अधिकार का प्रयोग किया। सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना उद्देश्य था और ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ग्लोबल मंच पर बताया कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने हैं। लश्कर तैयबा, टीआरएफ और हाफिज सईद को बेनकाब यहां पर रक्षा मंत्री ने किया। इस समिट में पाकिस्तान और आतंकियों का गठजोड़ बेनकाब पूरी तरह से रक्षा मंत्री की तरफ से किया गया, क्योंकि रक्षा मंत्री ये समझ रहे थे कि ये वो मौका है जहां पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बैठे हुए थे और उनके सामने कैसे बगिया उखेड़ी है पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ने। सुनिए सर। The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. जब इस तरह की समिट होती है तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि एक बयान जारी होता है, संयुक्त बयान जारी होता है, और इसमें सभी देशों के रक्षा मंत्रियों का सिग्नेचर होता है, हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह ने, जो हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने कलम रख दी। क्यों कलम रखी, क्यों साइन नहीं किया भारत ने, और ऐसे में ये संयुक्त बयान जारी ही नहीं हो पाया। रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। चीन के किंगडाओ में चल रहे एससीओ समिट से ये तस्वीरें सामने आई हैं। इस तस्वीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किसी जरूरी दस्तावेज पर साइन करने जा रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपनी कलम को नीचे रखकर आतंकिस्तान और चीन के मंसूबे पर पानी फेर दिया। एक कलम नीचे क्या रखी, चीन और पाकिस्तान के चेहरे से आतंक परस्ती का नकाब उतर गया। एक कलम नीचे रखकर ग्लोबल मंच पर आतंकिस्तान को न सिर्फ उसकी औकात दिखाई, बल्कि उसके हमदर्द को यह भी बता दिया कि भारत के साथ चालबाजी नहीं चलेगी। दरअसल इस एससीओ समिट में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा के बाद संयुक्त बयान जारी होना था, जिसमें सभी सदस्य देशों को साइन करना था, लेकिन भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साइन करने से इनकार कर दिया। ये इनकार आतंकवाद के खिलाफ था, ये इनकार आतंकी आकाओं के खिलाफ था, साथ ही ये इनकार उस धोखे के खिलाफ था जो ड्रैगन पाकिस्तान को बचाने के लिए देने वाला था। भारत के सामने आतंकवाद और उसका सफाया सबसे बड़ा मुद्दा है, और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगार है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने न सिर्फ आतंकी अड्डों को तबाह किया, बल्कि पूरी दुनिया को आतंकिस्तान का असली चेहरा भी दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां मुनीर की सेना घुटनों पर आ गई, वहीं ग्लोबल मंच पर शहबाज शरीफ की जमकर लानत मलानत हुई, जिसके बाद पाकिस्तान का हमदर्द ड्रैगन आगे आया और पाकिस्तान की बेइज्जती को कम करने की कोशिश की। चीन एससीओ समिट की मेजबानी कर रहा है और सूत्रों की माने तो इसी का फायदा उठाते हुए उसने संयुक्त बयान की लिस्ट से आतंकवाद के मुद्दे को गायब कर दिया। फिर क्या था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंक के खिलाफ देश की जीरो टॉलरेंस वाली नीति को दोहराते हुए अपनी कलम नीचे रख दी। India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism, and we have shown that
Epicenters of terrorism are no longer safe, and we will not hesitate to target them. We should also take proactive steps to prevent the spread of the radicalization among our youth. जिस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आतंकवाद और आतंकिस्तान को लताड़ रहे थे, उस वक्त एटमी ताकत की धमकी देने वाला ख्वाजा आसिफ भीगी बिल्ली बना बैठा रहा। शहबाज मुनीर और ख्वाजा आसिफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की पहुंच और भारतीय सैनिकों का शौर्य देखा है। यही वजह है कि वो ड्रैगन के जरिए थोड़ी सहूलियत चाहता था। एससीओ समिट से पहले पीएम मोदी ने वार्निंग दे दी थी कि आतंकी अब कहीं सुरक्षित नहीं है। हाल में दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथियों, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। पीएम मोदी किसी बात को राजनाथ सिंह ने ग्लोबल मंच पर रखा और दुनिया को बता दिया कि आतंकवाद के आयोजक और प्रायोजक दोनों ही भारत के निशाने पर हैं। अगर बेगुनाहों का खून बहा तो अंजाम वैसा ही होगा जैसा मसूद अजहर के गुर्गों का हुआ। कब्रें खुदेंगी, ताबूत सजेंगे और मुनीर की सेना फातिहा पढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, चीन में तो भारत ने बता दिया कि हमारा मैसेज क्या है, पूरी दुनिया को बता दिया, लेकिन अब पाकिस्तान है कि मानता नहीं, जगह जगह जाकर गिड़गिड़ा रहा है। क्यों मैं ऐसा कहने समझिए, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान रो रहा है। भारत से बातचीत करने के लिए वो बिचौलिया खोज रहा है। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब प्रिंस से अब बात की, मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की है शहबाज शरीफ ने, और भारत से हर मुद्दे पर बात करने को तैयार है शहबाज। ये बिन सलमान को बताइए उनको बता के क्या होगा। जम्मू कश्मीर, जल, व्यापार और आतंकवाद पर बात करा दो, उनसे गुहार लगाई जा रही, क्योंकि भारत के संबंध अच्छे हैं सऊदी अरब के साथ। तो ऐसे में भारत और सऊदी अरब की दोस्ती का फायदा उठाने की कोशिश शहबाज शरीफ कर रहे हैं। लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आती कि भारत जो कहता है वो वही करता है, लेकिन इनको शायद ये बात समझ नहीं आती। भारत ने पहले ही कह दिया है कि हम किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि एससीओ समिट में भी पाकिस्तान को हमने पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है रक्षा मंत्री ने। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। चलिए, 21 जून को दरअसल इटावा में एक कथा बुलाई जाती है और कथावाचकों को लेकर विवाद खड़ा होता है। विवाद बढ़ जाता है, कथावाचकों की चोटी काट दी जाती है, इसको वायरल किया जाता है वीडियो को, और ऐसा दिखाया जाता है कि कथावाचक दरअसल पीड़ित हैं। अब ये मामला जब आगे बढ़ता है तो अखिलेश यादव की इसमें एंट्री हो जाती है, क्योंकि इसमें सियासत का भरपूर मौका देकर अखिलेश यादव कूद जाते हैं। 27 में चुनाव है और उससे पहले पीडीए का फॉर्मूला अपनाने वाले अखिलेश यादव को इसमें जाति वाली लड़ाई लड़ने का मूड हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये चुनाव में फायदा दे दे। खबर क्या है, चलिए विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले जानकारी देते हैं, ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के इटावा का है और 21 तारीख का ये पूरा मामला है। अब चलिए जरा डिटेल में आपको बताते हैं कि हुआ क्या, क्योंकि कथावाचक कथा पढ़ने पहुंचे थे लेकिन वहां विवाद खड़ा हो गया। विवाद क्यों खड़ा हुआ, मामला इतना क्यों बड़ा हुआ, चलिए सब कुछ आपको बता रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला इटावा के बकेवर क्षेत्र का है, जहां भागवत कथा का आयोजन किया गया। 21 जून को गांव में ही ये कथा हो रही थी और इसी दौरान मुकुटमणि और आचार्य संत सिंह ये कथा कर रहे थे। ये दो कथावाचक पहुंचे थे। गांव वालों ने कथावाचक पर उसके बाद आरोप लगाए, कथा होने के बाद खुद को ब्राह्मण बताकर कथा करने का इन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश की, यानी अपने जो असल जो इनकी ओरिजिनलिटी थी उसे इन्होंने छिपा लिया। कुछ लोगों ने कथावाचक के साथ मारपीट भी इसके बाद की और गुस्साई भीड़ ने इसके बाद कथावाचक के बाल काट दिए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ।
सपा ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया और इसको लेकर प्रश्न पूछने लगे। अखिलेश यादव इसको लेकर कुछ और कहानी गढ़ने की कोशिश कैसे कर रहे थे वो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन चलिए जरा आपको बताते हैं कि उस दौरान जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था तो कथावाचक क्या कह रहे थे और गांव वाले क्या आरोप लगा रहे थे। चलिए फटाफट आपको जानकारी देते हैं। दरअसल जब ये पूरा मामला शुरू हुआ तो कथावाचकों ने कहा कि जाति की वजह से उनके साथ मारपीट की गई, उनकी तरफ से यह कहा गया, लेकिन ग्रामीण कह रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोलकर कथावाचन किया, उन्होंने अपनी असली पहचान नहीं बताई। तब कथावाचकों ने कहा कि उनकी चोटी काटकर उन्हें अपमानित किया गया, उनके बाल काटने का ही वीडियो वायरल हुआ था। ग्रामीण कह रहे हैं कि नाम बदलकर धोखा दिया, इसलिए गुस्सा यहाँ पर बढ़ गया था लोगों में और भीड़ ने ऐसा कर दिया। कथावाचक कह रहे हैं कि अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया गया। ग्रामीण कह रहे हैं कि ये जो कथावाचक आए थे दरअसल कथावाचन के अलावा ये महिलाओं से बदसलूकी भी कर रहे थे, ये आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण, और इसी को लेकर नाराजगी बढ़ती गई, मामला बढ़ता गया। जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे इसी मामले को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन जमकर हुआ है। जरा तस्वीर देखिए, ये देखिए इटावा में तनाव के हालात हैं। यादव समाज ने धरना प्रदर्शन किया क्योंकि ये जो दो कथावाचक थे ये यादव समाज से आते थे, ये जानकारी मिली है, और ऐसे में धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इटावा की, पुलिस की भारी मौजूदगी थी और ऐसे में धरना प्रदर्शन हो रहा था, नारेबाजी भी हो रही थी। जरा आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अच्छा, धरना प्रदर्शन तक तो ठीक था, लेकिन अगली तस्वीर देखिए कैसे ये धरना प्रदर्शन स्टोन पेल्टिंग होने लगी, पथराव होने लगा। ये देखिए ये वाहन है पुलिस का जिसे पूरी तरह से, जो आप विंड स्क्रीन देख रहे हैं, पूरी तरह से चकनाचूर कर दी गई है पत्थरबाजी करके। प्रदर्शन ये उग्र होता दिखाई दिया, पुलिस वालों पर पथराव शुरू हो गया, हालातों को नियंत्रण में करना मुश्किल हो गया। ये उसी वक्त की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रदर्शन तो चल रहा था लेकिन प्रदर्शन उग्र हो गया। पथराव कैसे हुआ है ये तस्वीर आप गाड़ी देख रहे हैं पुलिस की। अगली तस्वीर एक और दिखा रहे हैं, ये देखिए पूरा कांच, आगे का पूरा कांच टूट चुका है। ये वही पुलिस का वाहन है जिस पर पथराव किया गया है। फुल स्क्रीन तस्वीरें देखिए और ये गाड़ी बता रही है कि कैसे ये प्रदर्शन उग्र होता गया। पूरी विंड स्क्रीन टूटी हुई है गाड़ी की, आप ये देखिए, और ये पुलिस की गाड़ी है। पुलिस पर पथराव करने से ये गुरेज नहीं कर रहे थे। तो ये वो तस्वीरें हैं। घटना जब हुई उसके बाद विवाद बड़ा होता चला गया। आखिर विवाद कैसे बढ़ा, चलिए जरा डिटेल दे देते हैं। चोटी कांड के बाद सियासी पारा यहां बढ़ता दिखाई दिया। जो बाल काटे गए थे उसके बाद सियासी पारा बढ़ गया। यादवों के कई संगठन दादरपुर गांव पहुंच गए उसी इलाके में, और अहीर रेजिमेंट के लोगों ने गांव में घुसने की कोशिश शुरू कर दी। ये कहा कि ये इस तरह से अमर्यादित व्यवहार किया है। पुलिस ने भीड़ को रोकने का प्रयास किया जिससे हालात खराब ना हो। भीड़ ने पुलिस और प्रशासन पर पथराव किया है, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई अभी कुछ देर पहले। अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे उस प्रदर्शन के दौरान लगाए गए और पुलिस ने हल्के बल प्रयोग के साथ कई लोगों को उस वक्त हिरासत में लिया हालातों को नियंत्रण में करने के लिए। लेकिन गांव में अभी जो स्थिति है, यहाँ भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है क्योंकि थोड़ा अनरेस्ट वहां लगातार बना हुआ है। ऐसे में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। लेकिन इन सारी चीजों का फायदा कैसे राजनीति के लिए उठाया गया है, कैसे इसे ब्राह्मण वर्सेस यादव में अगर कुछ इस तरह की घटना हुई है तो ये एक तरह का सिचुएशन है जिसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश होनी चाहिए थी, और इसके लिए सरकार कोशिश कर भी रही थी, फटकार भी लगाई है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने। हम आपको बताएंगे क्या हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव ने कैसे एनकैश करने की कोशिश की, जरा सुनिए। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं, सब मर गए, वहां जेल चले गए लोग, अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ किसी चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं? क्या आपको ये लगता है दुनिया ये नहीं देख रही आपकी? क्या दुनिया नहीं देख रहा? दुनिया के लोग बैठे हुए नहीं देख रहे ये सब चीजें? दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। और ये पूरा मामला इटावा का है, इसको लेकर वहां के लोग जो ग्रामीण हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, सुनवा रहे हैं आपको।
कथावाचक ने यहाँ जो परीक्षित महिला थी उनसे अभद्रता थी, इस पे लोग आक्रोशित हो गए ग्रामीण, और ये घटना हो गई। आगे मतलब ये है कि ब्राह्मणों को केवल बदनाम किया जा रहा है। हाँ, ब्राह्मणों को केवल एक मुद्दा बना लिया गया जात पात का, और कोई क्या लेना देना इस चीज़ से। जात पात का मुद्दा मतलब धार्मिक स्थान पे जाके धार्मिक प्रोग्रामों में एक जात पात का मुद्दा क्यों होता है? धार्मिक जो स्थल होता है, धार्मिक कोई प्रोग्राम होता है, वहाँ सामाजिक चीज़ होती है। हर किसी का अपना मतलब सोच है, अपनी बात है भाई, हमें किससे करानी है किससे नहीं करानी है ये विषय नहीं है भाई। सीधी सी बात इस चीज़ का है, वैसे इस बात का है कि अगर आप यादव हैं, हम ब्राह्मण हैं, तो उस चीज़ को हमें अपने तरीके से मतलब हमें बताना चाहिए। छुपाने की हमें क्या ज़रूरत है? हम किसी भी कुल में जन्मे, हमें उस पर गर्व है। तो इसलिए जो उन्होंने ये जो कृत किया है कि आप एक व्यास होकर और अपना फर्जी आधार कार्ड लेकर आप दो फर्जी आधार कार्ड लेकर चल रहे हैं, ये गलत है। लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं, उनके साथ छलावा कर रहे हैं। आप यहाँ आते हैं ब्राह्मण बन के लोगों से पैर छुपा रहे हैं, माताओं बहनों के साथ एक जलील हरकतें कर रहे हैं। ये व्यास होती हुई चीज़ें शोभा नहीं देती। और चलिए जरा आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे हालात वहां बदलते गए। उपद्रवियों ने कैसे पुलिस की गाड़ी तोड़ी है। पहली तस्वीर आपके सामने, चलिए तस्वीर दिखाते हैं आपको, क्योंकि ये जो घटनाक्रम हुआ इटावा में, ये पूरी कहानी कहता है। ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, उपद्रवियों ने गाड़ी कैसे पुलिस की तोड़ दी। ये तस्वीर हमने आपको पहले भी दिखाई थी, अब जरा करीब से दिखा रहे हैं और इसको देखिए और समझिए कि कैसे हालात बने थे। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, पुलिस ने सपा का झंडा लगा जो SUV कार है उसे पकड़ा है, उसे जब्त करा हुआ है। 13 बाइकें भी पकड़ी गई हैं। 18 उपद्रवियों को बकेवर थाने में रखा गया है। देखिए हिरासत में लिए गए। ये इस वक्त का अपडेट है। ये उपद्रवी जो स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, पुलिस पर पथराव कर रहे थे, उनकी बाइकें भी जब्त की गई हैं और गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। कथा थी वो हो रही थी जिसके दौरान ये पूरी घटनाक्रम होती। उसी गांव की तरफ ये लोग कूच करते हैं, जिसके बाद पुलिस उनको रोकने का प्रयास करती है और उसके बाद पुलिस से इनकी झड़प होती, जिसके चलते जो पथराव है उसकी तस्वीरें देखने को मिलती है। देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भारी मात्रा में जो पत्थर हैं वो रोड पर देखने को मिल रहे हैं। टूटे हुए पत्थर हैं, कई गाड़ी के पार्ट्स हैं जो कि यहाँ पर टूटे हुए दिख रहे हैं, कांच टूटा हुआ है। तो ये तस्वीरें हैं दादरपुर गाँव की, जो सड़क है जो यहाँ से कनेक्ट करती है, महज आधा किलोमीटर दूर पे ही यहाँ से गाँव है। वहां पर ये लोग जाने के लिए आमादा थे, जिसको पुलिस रोकने का प्रयास कर रही थी, जिसके चलते ये पूरा जो प्रदर्शन है वो उग्र हो गया। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये प्रदर्शन था जो उग्र हुआ, उसको नियंत्रण में स्थिति को करने के लिए फिर उसके बाद पुलिस ने इन पर जो कहते हैं पुलिस से तीखी झड़प हुई। उसके बाद पुलिस ने आगे बढ़कर जब इनको दौड़ाया, खदेड़ा है, तब ये लोग यहां से भागे हैं। फिलहाल थाने को घेरने की जो बात है उसकी भी सूचना सामने आ रही है। प्रदर्शन कहीं ना कहीं उग्र होता जा रहा है, लेकिन जहां इस पूरे मामले में हमने एक तरफ गांव वालों से बात करी तो उनका साफ तौर पर कहना था ये मामले को जो जाति का एंगल है वो दिया जा रहा है, जबकि ये मामला सिर्फ और सिर्फ जो छेड़छाड़ है और बदसलूकी है उसका था। सहयोगी बता रहे थे कि छेड़छाड़ और बदसलूकी के मामले को जाति का एंगल क्या चुनावों से पहले दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन जो दावे किए गए थे, दरअसल ये पूरी कहानी झूठ को लेकर सामने आई है। बताते हैं आपको कैसे। अखिलेश यादव के दावों की पोल खुल गई है। यादव होने की वजह से चोटी काटने का आरोप अखिलेश यादव ने लगाया, हमने आपको सुनवाया भी। कथा का आयोजन कराने वाली महिलाओं ने दरअसल खुलासा किया, जो आयोजक थी महिला उसने खुलासा किया। उसने कहा कि हमने उन्हें पूजनीय मान के कथा के लिए बुलाया था, कथावाचकों की हरकतें ठीक नहीं थी और मैंने अपने पति को भी इस बारे में बताया। वो महिला बता रही है, आयोजक की बात है ये। वो कह रही है कि भागवत खंडित ना हो इसलिए हम चुप रहे। हरकतें जब बढ़ती गई तो उनसे माफी मंगवाई कथावाचकों से। कथावाचक के झोले से 2 आधार कार्ड मिले जब जांच की गई। एक में उनका टाइटल यानी उनका सरनेम अग्निहोत्री लिखा हुआ था। पूछताछ के बाद पता चला कि वो ब्राह्मण नहीं है, यानी झूठ बोलकर कथा करने आए थे। ये एक तरह से जानकारी अब सामने आई है जब ये पूरा मामला जब जांच किया गया, जब देखा गया। और इसको लेकर आयोजक खुद कह रही हैं कि वो छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे थे, भागवत खंडित ना हो इसलिए वो चुप थे। रेणु तिवारी जो आयोजक थी, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। शिकायत तो पहले मैंने कहीं नहीं करी, अपनी भागवत बचाने के लिए कहीं हमारी भागवत खंडित ना हो जाए। अपने पति को बताया, फिर पति ने कुछ डांटा उनको तो वो हड़बड़ा के चले, तभी तो उनकी आईडी गिरी है। आधार कार्ड 2 निकले थे क्या? 2, हाँ। अच्छा। दोनों फर्जी। मारपीट तो यहाँ से वो चले गए हैं, किसने मारपीट करी वो यहाँ नहीं, वहाँ यहाँ सिर्फ उन्होंने माफ़ी मांगी है क्योंकि उन्होंने गलती की अपने कि हमें क्षमा कर दे।
हमने क्षमा कर दिया, यहाँ से वो चले गए, वहाँ लड़कों ने क्या उनके साथ किया ये नहीं हम बता सकते, हमने नहीं देखा। अब इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मुद्दे को उठाया है। उनका कहना है वो बतौर सिर्फ यादव था जिसके चलते अभद्रता की गई और उनके साथ मारपीट की गई, उनकी चोटी काटी गई। तो क्या ये मुद्दा था कि वो यादव थे और वो कथा पढ़ रहे थे? ये नहीं, कोई मुद्दा यादव का जाति का कोई मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ पूजनीय बन के आए थे, हमने उनका पूरा सम्मान किया, पर ये थोड़ी सम्मान में कोई अपना अपमान इस तरीके से करवाए, ये नहीं कोई बर्दाश्त कर सकता। और देखिए, इसको लेकर सीएम योगी बहुत सख्त हैं। चोटी काटने के मामले में सीएम योगी ने सख्ती का आदेश दिया है। इटावा के एसएसपी को जमकर फटकार भी योगी आदित्यनाथ ने लगाई है। कुछ लोग यूपी में जातीय हिंसा कराना चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पुलिस इसे रोक नहीं पा रही। और औरैया और कौशाम्बी के एसपी को भी योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री ने फटकारा है। इन दोनों जिलों में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। यानी योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि जिसको राजनीति करना है वो राजनीति करता रहे, लेकिन इन मामलों में पुलिसिंग बहुत सीरियसली करनी है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यही बात वो दोहराते दिखाई दिए। इस पूरे मामले में आगे कैसे राजनीति करवट लेती है, क्या कार्रवाई होती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आगे बढ़ रहे एक और खबर की अब बात करने जा रहे हैं जो आपसे जुड़ी हुई है, जो आपको कहीं ना कहीं, जिनको आप पसंद करते हैं, फिल्म स्टार, सिने स्टार्स, उससे अलार्म करने वाली खबर है। चलिए अब जरा बताते हैं आपको खबर क्या है, हुआ क्या है। दरअसल दिलजीत दोसांझ, जिनके गाने शायद आप बहुत सुनते होंगे या हो सकता है उनकी एक्टिंग भी आपको पसंद हो, वो चर्चाओं में बने, वो विवाद में आ गए हैं। और विवाद खड़ा हुआ है हिंदुस्तानी फिल्म में पाकिस्तानी कलाकारों की एंट्री से। हानिया आमिर को उन्होंने कास्ट किया, सिर्फ हानिया आमिर नहीं, लिस्ट लंबी है। और आखिर दिलजीत दोसांझ ने जो कुछ हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, सब कुछ देखने के बाद आखिर क्यों कास्टिंग की है, इसको लेकर अब प्रश्न उठ रहे हैं, विवाद हो गया है और सवाल पूछे जा रहे हैं। और पूछना जायज भी है, क्योंकि यहाँ पर कलाकार की बात नहीं है, यहाँ सम्मान की बात है और सम्मान के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये वो फिल्म है सरदार जी 3 जो रिलीज होने वाली है और इसी को लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसका जब टीजर लॉन्च हुआ उसके बाद पता चला कि दरअसल इस फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार को कास्ट कर लिया गया है। और इसको लेकर चर्चा हो गई कि हिंदुस्तानी फिल्म में आखिर पाकिस्तानी कलाकार की क्या जरूरत है। चलिए विवाद क्या है आपको फटाफट बता देते हैं पूरी कहानी। पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 को लेकर विवाद बढ़ गया है। फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर का विरोध हो रहा है। फिल्म एक्टर दिलजीत दोसांझ की भी जमकर आलोचना हो रही है। ट्रेलर में हानिया को देख लोगों का गुस्सा भड़क गया है। भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा हुआ है। जिस तरह की घटनाएं पाकिस्तान के साथ होती रहती हैं, आतंकियों को भेजता रहता है, हम किसी तरह का सामंजस्य नहीं रखना चाहते, चाहे वो फिल्मों का ही क्यों ना हो। बैन के बावजूद फिल्म में हानिया को काम मिला है। भारतीय फिल्म है, पंजाबी फिल्म है, यानी भारत की फिल्म है। विरोध को देखते हुए फिल्म मेकर्स ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने फिल्म को भारत में रिलीज ना करने का फैसला लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कास्ट क्यों किया। अब विदेशों में ही सरदार जी फिल्म ये रिलीज हो रही है, सरदार जी 3, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर कास्टिंग क्यों की गई एक ऐसी कलाकार की जो पाकिस्तान से ओरिजिनेटेड है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कुछ कहा था। क्या कहा था आगे आपको बताएंगे, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर, दिलजीत दोसांझ को लेकर, जरा सुनिए दिल्ली के लोगों का क्या कहना है। हम सब इस फिल्म का बायकॉट करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का, चाहे वो फिल्म का सिस्टम हो, चाहे कोई भी व्यापारिक सिस्टम हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा वो घोर शत्रु है और हम उस शत्रु को सबक सिखाएंगे जब ही वो सिस्टम में रहेगा। जो मोदी जी ने जैसे पानी बंद कर दिया ना, ऐसे ही इससे भी और कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। उनके साथ हम फिल्म बनाते हुए अच्छे लगते हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। सबसे बड़ी बात है, हम हिंदुस्तानी मुसलमान कलाकारों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का विरोध नहीं किया और पहलगाम अटैक का विरोध नहीं किया। तो हम उस पाकिस्तानी कलाकार के समर्थन के साथ जो पिक्चर बनी है उसका सपोर्ट क्यों करेंगे। हम भारत के उन मुसलमान कलाकारों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनका बाइकआउट कर रहे हैं। तो इस पिक्चर का समर्थन हम कैसे करेंगे। हम तो इसका भी विरोध करेंगे और भरपूर करेंगे। मैं कहता हूं कि भारत का खाते हैं, यहीं पे आगे बढ़े हैं, यहीं से करोड़ों की नेटवर्थ इन्होंने जमा की है, लेकिन खुल के भारत का सपोर्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान का विरोध नहीं कर सकते। अरे यार, तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या यहाँ लड़कियाँ नहीं मिलती, यहाँ तुम्हें कलाकार नहीं मिलते, तुम्हें हीरोइनें नहीं मिलती? पर नहीं, इन्होंने जिहाद फैलाना है, इन्होंने आतंकवाद फैलाना है। ये जितनी भी फंडिंग होती है यहाँ से लोग कमा के जाते हैं, वो सारा पैसा पाकिस्तान में जो आतंकवादी पाले जाते हैं उनको पैसा दिया जाता है और वही
हमारे लोगों को मारने का काम उसी पैसे से किया जाता है, इसलिए टोटल बॉयकॉट। और चलिए ये भी जान लीजिए कि लोग बॉयकॉट की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हानिया आमिर नहीं, आपको एक और जानकारी दे देते हैं। सरदार जी 3 फिल्म में 4 पाकिस्तानी कलाकार हैं। हानिया के अलावा 3 और पाकिस्तानी कलाकारों को मौका दिया गया है। नासिर चिन्योती, डेनियल खावर का भी इसमें रोल है और जानकारी मिल रही है पाकिस्तानी कलाकार सलीम अलबेला भी फिल्म में रहने वाले हैं। फिल्म में इतने पाकिस्तानी कलाकार होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर फिल्म में इतने इस तरह के पाकिस्तान से जुड़े कलाकार क्यों नहीं लिए गए हैं? क्या भारतीय कलाकारों की कमी आन पड़ी है जो इस तरह के हालातों में भी वहां से कलाकार लिए जा रहे हैं? क्या जानबूझकर पाकिस्तानी कलाकारों को लिया गया, ये सवाल है। क्या फिल्म मेकर्स ने गाइडलाइंस की अनदेखी की है, क्योंकि गाइडलाइन तो जारी कर दी गई थी, इसके बावजूद इस तरह की कोशिश क्यों की गई है? अब आपको बताते हैं कैसे इंडस्ट्री में इसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। और मीका सिंह जो फेमस सिंगर हैं, उन्होंने पोस्ट किया है और पोस्ट में सीधे सीधे लिखा है, उन्होंने विरोध किया कि इस तरह से जो प्रमोट किया जा रहा है पाकिस्तानी कलाकारों को, उन्हें बिल्कुल प्रमोट ना किया जाए। मीका सिंह ये खुलकर लिख रहे हैं। और सिर्फ मीका सिंह ही नहीं, बी प्राक भी ये कह रहे हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, उन्होंने तंज कसा है। चलिए बताते हैं क्या हुआ है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म इंडस्ट्री में अब यहाँ पर विरोध शुरू हो चुका है और गुस्सा जो साथी कलाकार है उनका भी फूट रहा है। दिलजीत पर सिंगर मीका सिंह ने तंज कसा। मीका ने इंस्टा पर पोस्ट कर लिखा कि देश पहले है। मीका ने दिलजीत को गैर जिम्मेदार बताया है और मीका ने लिखा है कि फेक सिंगर गायब हो गया है। ये मीका सिंह ने लिखा है। बी प्राक ने भी दिलजीत को खरी खोटी सुनाई है और बी प्राक बोले कि कई आर्टिस्ट जमीर बेच चुके हैं। ये जो सिंगर्स हैं उनकी तरफ से ये रिएक्शन सामने आ रहा है कि कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो देश को ऊपर नहीं रखते और यही वजह है कि मीका सिंह ने कहा कि देश पहले है और बी प्राक ने कहा कि जमीर बेच चुके हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो सिने कमीशन है वो भी इनका, सिने फेडरेशन है दरअसल, वो भी इनका विरोध करता रहा है। FWIC ने हानिया की कास्टिंग का विरोध किया है और कहा है कि ये कास्टिंग नहीं होनी चाहिए। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज और ऑपरेशन सिंदूर पर हानिया के पोस्ट का जिक्र सिने फेडरेशन की तरफ से किया गया। हानिया ने ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना की थी, बकायदा इंस्टाग्राम पे ये उन्होंने ये पोस्ट किया था और सिने फेडरेशन ने दिलजीत दोसांझ पर अब एक्शन की मांग कर रखी है और कहा है कि दिलजीत दोसांझ का पासपोर्ट कैंसिल हो जाना चाहिए और बल्कि बॉर्डर 2 फिल्म में जो उन्हें कास्ट किया गया है उस कास्टिंग से दिलजीत को हटाने की भी मांग ये फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज की तरफ से कर दी गई है और फिल्म मेकर्स से अपील की गई है बॉर्डर 2 के कि आप दिलजीत दोसांझ से किनारा कर लीजिए। दिलजीत पर जनभावना आहत करने का भी फेडरेशन ऑफ सिने एम्प्लॉइज ने आरोप लगाया है। यानी कुल मिलाकर ये कहा है कि ये जो किया है दिलजीत दोसांझ ने, ये उनके अपने लोग, इंडस्ट्री के लोग उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सुनिए क्या कहना है फेडरेशन का। कि हमने ऑलरेडी सेंसर बोर्ड को लेटर लिखा था कि इस फिल्म का सेंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हानिया आमिर नहीं है उसमें और भी 3-4 आर्टिस्ट हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा इशू बना है। मगर हमने सुना कि वो फिल्म को कहीं और रिलीज कर रहे हैं इंडिया से बाहर। यदि वो ऐसा करते हैं तो हम उनको और उनके प्रोड्यूसर को हमेशा के लिए बैन करेंगे, क्योंकि नेशन फर्स्ट जो हमारा एक फेडरेशन का सिद्धांत है उससे हम हट नहीं सकते। अब सवाल यही है कि देश हित से ऊपर स्टारडम हो गया और बात यहाँ कलाकार की नहीं। जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान के कलाकार हैं, कलाकार तो कलाकार होते हैं, कलाकार की बात नहीं है, बात यहाँ कर्तव्य की है और उसका पालन होना चाहिए। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी?